और 11th दोनों में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो आज हम वो इजीली कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक हमें सी बनाना है और उस सी को डबल कर देना है। इंग्लिश अल्फाबेट सी को इस तरह से थोड़ा सा स्पेस आते हुए डबल करना है और इसके बाद यहाँ से इससे पीछे का पूरा स्ट्रक्चर एक रोप लाइक स्ट्रक्चर है, रस्सी के जैसे एक डबल स्ट्रक्चर है जिसको कहीं पर हमें कॉइल बनाना है, बहुत ज्यादा कुंडलित कर देना है, कहीं पर उसमें मतलब शेप में ही परिवर्तन करना है बस। तो इसमें सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में इसको बहुत ज्यादा कॉइल्ड पार्ट बना देना है, बहुत ज्यादा कुंडलित स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसको एक यू शेप स्ट्रक्चर में डिवाइड करना है, यू शेप स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने पर इसका थोड़ा जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। यू की एक आर्म कम डायमीटर की बनाते हुए ऐसे मोड़ते हुए ये यू की जो दूसरी आर्म है उसको हाफ हमने थोड़ा कम डायमीटर का बनाना है, वापस फिर इसको पहले वाली डायमीटर में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह एक यू के जैसा स्ट्रक्चर बना है जिसके दोनों आर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर इसी के ठीक सामने आके इसको वापस कॉइल बनाना है, लेकिन जहां पर पहले कॉइलिंग थी उसके कंपैरिजन में यहाँ इस तरफ थोड़ी कम कॉइलिंग होगी, कुंडलन कम होगा और इसको एक दूसरे ट्यूब से कनेक्ट कर देना है। इसमें और भी ब्रांचेस ऐसे नेफ्रॉन की निकली हुई होती हैं। अब इसकी लेबलिंग बहुत आसान है। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसके यहाँ पर हमें और एक ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाना है और उसको हम इस तरह से कॉइल बनाकर इसकी दोनों आर्म्स को इस तरह दिखा सकते हैं। अब इसकी लेबलिंग में जो नेफ्रॉन का जो सबसे पहला भाग है उसको हम कहते हैं बोमिन कैप्सूल। बोमिन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है इसको हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस इस कप के ठीक पीछे वाला पार्ट नेक और जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम शॉर्ट में पीसीटी भी कहते हैं या समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद जो ये यू शेप स्ट्रक्चर है इसको हम हेनले लूप कहते हैं, हेनलेज लूप। इस लूप को अगर हम ये भी बता सकते हैं कि दोनों आर्म्स के नाम भी लिख सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर हम याद रख सकते हैं तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और ये वाली जो लिम्ब है यू की उसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। ये अवरोही भुजा और ये आरोही भुजा। जो असेंडिंग या आरोही लिम्ब है इसके दो पार्ट है, एक पार्ट जो है वो थोड़ा कम डायमीटर का है, नैरो, और दूसरा वाइड। इसके बाद फिर से इसी के जैसा स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या कुंडलित नलिका है, लेकिन ये दूसरी तरफ है। इसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या DCT
CT, दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जाना। और लास्ट में जो ये नलिका जिस भाग से आके जुड़ती है उसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसको CT भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, संग्रह नलिका। इस तरह एक नेफ्रॉन के जो मेजर पार्ट्स हैं वो सबसे पहले यहाँ पर सबसे नंबर 1 है बॉमन कैप्सूल, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का कुछ है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके ठीक पीछे नेक वेसल है और ये आगे एक पूरे ट्यूब है, जो ट्यूब अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप में है। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कुंडलित हो जाती है, कॉइल्ड है, तो इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर यहाँ आगे ये एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हेनलेज लूप कहते हैं। हेनलेज लूप के दो पार्ट है, डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पर फिर से इसकी कॉइलिंग होती है ट्यूब की, उसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जो लास्ट में आके कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाता है। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है बुक में, लेकिन इसको इजीली डिफरेंट पार्ट्स को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम इसमें और भी इसकी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं तो यहाँ पर हम एक इसके डिफरेंट पार्ट से ब्लड की कैपिलरीज को कनेक्ट करते हुए ये डायग्राम अलग कलर से, रेड कलर से बना सकते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज जो कि इसके चारों ओर कनेक्ट रहती हैं उनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। अगर इससे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये पूरी एक ट्यूब है, लेकिन ब्लड से कैसे कनेक्टेड होती है बुक में शो हुआ है, तो अगर आप चाहें तो